वो कहते हैं ना, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। सेम लाइक दैट, जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी, मतलब जो रट्टू नेचर वाली एजुकेशन पॉलिसी थी, वो आज हमारे लिए इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही थी। जितना हम आज की लाइफ में सीखना चाहते हैं वो इस पुरानी शिक्षा नीति से नहीं सीख पा रहे हैं। आज हमें सीखने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप और स्पेशली फ़ोन की नीड ज़्यादा है। तो किताबी ज्ञान का क्या मतलब? इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है, जो बुक्स पर ज़्यादा ध्यान न देकर हमारी नेचर ऑफ लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये हमारे देश की तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसीलिए वर्ष 2019 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHRD भी बोलते हैं और हिंदी में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं, इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे हमारे देश के कोने कोने के पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्पेशलिस्ट एंड स्टूडेंट्स सबसे एक कंसल्टेशन किया गया और 1,25,000 ग्राम समितियों से भी सलाह ली गई है। और 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा इस मसौदे को मंजूरी दे दी गई, जिसमें उपस्थित हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कैबिनेट मीटिंग बिठाई गई थी और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इफेक्टिव में लाई गई थी, जो बुक्स पर ध्यान न देकर हमारी वोकेशनल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देगी। और इसी के पैरेलल, इसी के साथ ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चेंज कर दिया गया है, ताकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर ही रहेगा। इसलिए हम इसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानेंगे। पहले ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ही थी, लेकिन 1985 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चेंज किया और फिर इसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में फिर से चेंज कर दिया गया है। अभी तक हमारी कंट्री में 3 एजुकेशन पॉलिसी लाई गई हैं। द फर्स्ट वन इज 1968, जब हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और दूसरी 1986, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। तो याद करने का एक तरीका है 86 एंड 68, इन दोनों को रीअरेंज कर दीजिए, आपको ये दोनों सन याद हो जाएंगे। और जो हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये हमारी इस वर्ष लाई गई है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, 1992 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, तब एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें हमारी शिक्षा में थोड़ा सुधार कर दिया गया था, बट दैट वाज नॉट द कंप्लीट अमेंडमेंट। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो 34 साल बाद लाई गई है, और इसके पहले दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 18 साल बाद लाई गई थी। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको 34 ईयर बाद लेके आई गई हैं, इसको 2020 से इफेक्टिव में लाने की बात कही गई है और 2030 तक इसको कंप्लीट करने की बात कही गई है, और 2030 तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 17 सस्टेनेबल गोल्स की, जिनको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है, और जिसमें हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को 4th नंबर पे रखा गया है, जिसको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है, और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट भी यही है। अब हम बात करते हैं बाकी के। फर्स्ट में हमें रखा गया है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर्स, गुड हेल्थ। ये सब हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स के टारगेट है, जिनको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। अब मैं आपसे एक छोटी सी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारा संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में 3 लिस्टें रखे गए हैं, जिसमें है फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसको हम सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। इस पे सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, और जो हमारा स्टेट लिस्ट आता है उस पे सिर्फ हमारा स्टेट ही लॉ बना सकता है, और जो कंकरेंट लिस्ट आता है उस पे सेंटर एंड स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, अर्थात उस पे कानून भी बना सकते हैं। और जो हमारा एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा है, इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया था। इसका मतलब स्टेट ही इस पर कानून बना सकता है। लेकिन 1976 में, तब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने हमारे देश में एक इमरजेंसी लगाई थी। तब हमारे संविधान में एक बड़ा संविधान संशोधन किया गया था, जिसको 42वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। तब हमारी जो एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा है, उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। इसका मतलब इस शिक्षा पर अब स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की, जो 10+2 फॉर्मेट से चेंज कर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट 5+3+3+4 फॉर्मेट कर दिया गया है, जिसमें पहले बच्चों को 6 साल से स्कूल भेजा जाता था, लेकिन अब 3 साल से ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाएगा। अब हम जानेंगे कि इस फॉर्मेट को कैसे डिवाइड किया गया है। जो स्टार्टिंग के 5 साल है उसको फाउंडेशन स्टेट कहा गया है, दूसरे को प्रीपैरेटरी स्टेट कहा गया है, तीसरे को मिडिल स्टेट कहा गया है, और चौथे को सेकेंडरी स्टेट कहा गया है। पहला आता है फाउंडेशन स्टेट, जो 5 साल का होगा। इसमें भी 5 साल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 3 साल का, दूसरा है 2 साल का। स्टार्टिंग के जो 3 साल है उसमें बच्चों को सिर्फ खेल ही खिलाया जाएगा, और अब वो स्कूल जाने में आनाकानी नहीं करेंगे। बाकी के 2 साल वह क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में स्टडी करेंगे। और ये भी बोला गया है कि बच्चों को अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, मतलब उनको फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इजिली वो पढ़ाई कर पाएंगे। अब दूसरा आता है प्रीपैरेटरी स्टेज, जो 3 साल का रहेगा। इसमें बच्चों को क्लास 3rd से 5th तक पढ़ाई करनी होगी। स्टेज में बच्चों को स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी भी कराई जाएगी। और मीडियम की बात करें तो बच्चों को उनकी मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई कराई जाएगी, जो एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में बच्चों में मानसिक विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है, और यह वही टाइम रहता है जब बच्चे का मानसिक विकास होता है। मतलब जब बच्चे को पढ़ाया व सिखाया जाएगा तो वह अपनी मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज में ही आसानी से सीख पाएगा। इसलिए इस स्टेज में बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा।
तीसरा आता है मिडिल स्टेट, ये 3 साल का रहेगा जिसमें बच्चों को 6 से 8 तक पढ़ाया जाएगा और इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे सिलाई, माली, मूर्ति का काम, ये बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। और चौथा है कंप्यूटर कोडिंग, बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी जो बहुत ज़रूरी है आज की डिजिटल लाइफ के लिए। और बच्चों को मैथ, साइंस, आर्ट तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और बच्चों को स्टेज में एक इंडियन लैंग्वेज भी चूज़ करनी होगी जो हमारी इंडिया में बोली जाती है। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8th शेड्यूल में हमारे इंडिया के 22 लैंग्वेज को रखा गया है जिसमें से बच्चों को एक लैंग्वेज चूज करनी होगी और उस लैंग्वेज को सीखना होगा या बच्चा सीख सकता है। चौथा आता है सेकेंडरी स्टेट जो 4 साल का रहेगा, इसमें 9 to 12 तक पढ़ाई करनी होगी और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें स्ट्रीम नहीं होगा, इसमें नो स्ट्रीम, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इन तीनों को खत्म कर दिया गया है, मतलब ये तीनों स्ट्रीमें हटा दी गई हैं। और दूसरी स्पेशलिटी है फॉरेन लैंग्वेज, मतलब इस स्टेज में बच्चा कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकता है और फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करके वो फॉरेन विदेशों में अपनी जॉब को ढूंढ सकता है और उसको आसानी से जॉब मिल सकती है फॉरेन में। तीसरा आता है मल्टीपल सब्जेक्ट से, बच्चे मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जैसे साइंस के साथ मैथ्स, मैथ्स के साथ पॉलिटी के साथ बायो, ये सारे सब्जेक्ट को कोई भी सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकता है या ले सकता है। और चौथा इसमें सेमेस्टर सिस्टम, मतलब बच्चे को हर 6 महीने में उसको एग्जाम देना होगा। यूजुअली बच्चे क्या करते थे, 1 साल की जो हमारे एग्जाम होते थे एनुअली लास्ट में पढ़कर वो एग्जाम क्लियर कर लेते थे, लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। बच्चे को अब पूरे साल में पढ़ाई करनी होगी ताकि वो 6 महीने में एग्जाम दे और उसको पूरी पढ़ाई उसकी अच्छी से हो और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे भी फोकस दिया जाएगा। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की जो 4 साल का रहेगा जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर के लिए डिप्लोमा और थर्ड ईयर के लिए डिग्री मिल जाएगी और बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी स्ट्रीम को हटा दिया जाएगा। एंट्री एंड एग्जिट पे ज्यादा फोकस किया गया है। अगर बच्चा ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो उस ग्रेजुएशन को बीच में ही 1 साल का कंप्लीट करके छोड़ के वापस जा सकता है और वो कुछ सालों बाद अपनी जॉब कंप्लीट करके या फिर से उस ग्रेजुएशन को फिर से ज्वाइन कर सकता है और वो आगे के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी पढ़ सकता है। और 4th ईयर की ग्रेजुएशन में जो उनका 4th ईयर होगा उसमें उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, मतलब उनको वहाँ पे शोध वर्क कराया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसमें MA/MSc फर्स्ट ईयर 2 साल का रहेगा क्योंकि जो हमने पहले ग्रेजुएशन कर रखी थी वो 4 साल का। अगर हमने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है तो हमें सिर्फ 1 ही साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और हमने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो हमें 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन हम किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें PhD को 4 साल का कर दिया गया है और MPhil को हटा दिया गया है। अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं। 6% GDP खर्च करने की बात कही गई है। स्कूल की फीस उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स कर दी गई है। वोकेशनल शिक्षा देने की बात कही गई है। रिजल्ट जो मेन है, रिजल्ट हमें अपने मार्क्स पे नहीं, हमें सेल्फ अपने को खुद को मार्क्स देने पड़ेंगे। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, ये सब हमें मार्क्स देंगे तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। और फॉरेन यूनिवर्सिटी जो हमारे वर्ल्ड में टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज जो UK का है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमारे देश में आने का मौका दिया जाएगा और वहाँ से हमें एजुकेशन मिलनी स्टार्ट होगी। एंड स्पेशली जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो 4 साल की कर दी गई है और इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। टीचर्स को पहले 4 साल की ट्रेनिंग कराई जाएगी तब जाके वो अपना टीचिंग वर्क कर पाएंगे। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट से पढ़ाया जाएगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग USA जैसे बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीकिंग स्किल्स। अगर उन्हें इंग्लिश आती है तो वो किसी भी देश में अपना जॉब ढूंढ सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ये कुछ मेन चेंजेस मैंने दिखा रखे हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेन चेंजेस हुए हैं और जो हमारी फ्यूचर में चैलेंजिंग होने वाले हैं। जैसे फंडिंग ऑफ बिग चैलेंज हम सब जानते हैं, दिस इज़ द कोविड-19 टाइम्स, मतलब ये अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है जिसमें हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, जिसमें फंडिंग बहुत ज़्यादा जो हमारी एजुकेशन में फंडिंग करने की बात कही गई है 6% ऑफ GDP, तो ये एक हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क होगा इन फ्यूचर, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है हमारे लिए। So that was our whole discussion about new education policy and thanks for watching my video.